क्या आपको अंदाजा है कि भारत के कोयले के भंडार जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी बिजली, हमारा ट्रांसपोर्ट मतलब लगभग सब कुछ टिका है, वो वर्तमान निष्कर्षण दर यानी एक्सट्रैक्शन रेट पर अगले 50 साल में पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं? ये सच में एक बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल, मतलब एक इंसान की औसत आयु से भी कम समय में। सोचिए, जिस चीज को बनने में लाखों साल लगे, हमने उसे चंद सदियों में आखिरी कगार पर ला खड़ा कर दिया है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक स्पष्ट विचार के साथ करेंगे। आज हमारे पास जो उपलब्ध स्रोत हैं, खासकर जो विस्तृत स्लाइड्स और PDF चैप्टर हमें मिले हैं, उनके आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों और उनके उपयोग की कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है एक पुनर्योजी अर्थव्यवस्था यानी रीजेनरेटिव इकोनॉमी की ओर बढ़ने के विचार को समझना। क्रिस्टियाना फिगर्स, जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका एक कोट इन स्लाइड्स में दिया गया है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। वो कहती हैं कि हमें प्रकृति के उस सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास मौजूद प्रकृति केवल एक दृश्य या बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। बिल्कुल, और आज की ये चर्चा केवल कोई किताबी ज्ञान नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हम संसाधनों को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये विषय केवल परीक्षाओं या मीटिंग्स के लिए नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और भविष्य के अस्तित्व से जुड़ा है। तो यहाँ से एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। PDF के पहले चैप्टर और शुरुआती स्लाइड के अनुसार प्रकृति की हर चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं है। मतलब प्रकृति और संसाधन में फर्क है। बिल्कुल। देखिए, एक पेड़ जब तक जंगल में खड़ा है वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन जब इंसान अपनी जरूरत के लिए उस पेड़ को काटकर एक कुर्सी में बदल देता है, तब वो जाकर एक संसाधन बनता है। अच्छा, तो मतलब हमारी जरूरत उसे संसाधन बनाती है? हाँ, और स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है द ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइड के जरिए। किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तों को एक साथ पूरा करना पड़ता है। 3 शर्तें, वो कौन सी हैं? पहली शर्त है तकनीकी रूप से सुलभ होना, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारे पास इसे निकालने के उपकरण होने चाहिए, और जैसे समुद्र के तल से पेट्रोलियम निकालने के लिए हमारे पास ऑफशोर रिग्स होने चाहिए। अगर तकनीक नहीं है तो वो तेल हमारे किसी काम का नहीं। समझ गई। और दूसरी शर्त? दूसरी है आर्थिक रूप से व्यवहार्य, यानी इकोनॉमिकली फीजिबल होना। मैं इसे ऐसे समझती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक तिजोरी में बहुत सारा खजाना हो, लेकिन अगर आपके पास उसकी चाबी नहीं है, मतलब तकनीक नहीं है, या फिर खजाना निकालने का खर्च खजाने से ज्यादा है, जो कि अर्थशास्त्र हो गया, तो वो खजाना बेकार है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी तिजोरी वाले उदाहरण में तीसरी शर्त भी जुड़ती है। वो क्या है? सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लीजिए वो तिजोरी किसी ऐसे पवित्र मंदिर में है जहां जाना मना है, तो तकनीक और पैसे के बावजूद आप उसे नहीं निकाल सकते। PDF में इसका उदाहरण पवित्र वनों या सेक्रेड ग्रोव्स से दिया गया है, जहां से समाज के नियमों और मान्यताओं के कारण पेड़ काटना मना होता है। तो ये तीनों, तकनीक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, मिलकर तय करते हैं कि कोई चीज संसाधन बनेगी या नहीं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे मनुष्य ने लाखों वर्षों में बने इस खजाने को पहचाना और उसका दोहन करना सीखा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बार जब हम तय कर लेते हैं कि कोई चीज संसाधन है, तो हम उसे बांटते कैसे हैं। स्लाइड्स में संसाधनों के वर्गीकरण का एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम दिया गया है। हाँ, मानवीय उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। बिल्कुल। पहला है जीवन के लिए आवश्यक चीजें, जैसे हवा, पानी, भोजन। हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं ना। इसके लिए हम पूरी तरह से वायुमंडल, नदियों और मिट्टी पर निर्भर हैं। सही बात है। और दूसरा है सामग्री के स्रोत, यानी सोर्सेज फॉर मटेरियल्स। हाँ, लकड़ी, संगमरमर, धातु, जिनका उपयोग हम भौतिक वस्तुओं या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करते हैं। और तीसरी श्रेणी है ऊर्जा के स्रोत, सूरज, हवा, कोयला। ये आधुनिक जीवन की रीढ़ है। बिना ऊर्जा के तो ना ट्रांसपोर्ट चलेगा, ना ही उत्पादन होगा। ये तो हो गया इंसान के इस्तेमाल के आधार पर, लेकिन स्रोत में एक और तरीके से वर्गीकरण किया गया है, नवीकरणीयता या रिन्यूएबिलिटी के आधार पर। हाँ, स्लाइड्स में इसके लिए बहुत ही शानदार चित्र दिए गए हैं। एक इन्फिनिटी लूप वाला चित्र है जो नवीकरणीय या रिन्यूएबल संसाधनों को दर्शाता है।
वो संसाधन जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे सौर ऊर्जा, हवा या बहता पानी, ये लगातार एक चक्र में चलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है ओवरग्लास या रेत खड़ी वाला चित्र। ओह, वो चित्र जो अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल संसाधनों के लिए था। हाँ, जो लाखों वर्षों में बनते हैं और सीमित हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ओवरग्लास की रेत की तरह एक बार जो नीचे गिर गया वो खत्म। लेकिन मुझे लगता है कई बार ये श्रेणियां आपस में मिल जाती हैं। जैसे एक जंगल ले लीजिए, वो हमें लकड़ी भी देता है जो एक सामग्री है, और जीवन के लिए आवश्यक हवा भी देता है। बिल्कुल सही। और जंगल नवीकरणीय भी है, लेकिन यहीं पर प्रकृति का शून्य अपशिष्ट चक्र यानी जीरो वेस्ट साइकिल काम आता है। पीडीएफ में विस्तार से बताया गया है कि प्रकृति अपना काम कैसे करती है और इंसान उसमें कैसे बाधा डालता है। तो प्रकृति का ये शून्य अपशिष्ट चक्र असल में क्या है? प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत का ईंधन है। इसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला है पुनर्स्थापना या रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब किसी खराब हुई चीज को वापस ठीक करना। हाँ, खराब हुए पारिस्थितिकी तंत्र को वापस उसकी मूल स्वस्थ स्थिति में लाना। और दूसरा है पुनर्जनन या रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ये रिस्टोरेशन से कैसे अलग है? रीजेनरेशन का मतलब है नया जीवन और पनपने की स्थितियां बनाना। जैसे जंगल में जब एक पुराना पेड़ गिरता है तो वो कचरा नहीं बनता, वो सड़कर मिट्टी बन जाता है और उसी खाद से नए पौधों को जन्म मिलता है। ये प्रकृति का इंजन है। और शायद इसीलिए स्रोत में पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। इकोसिस्टम फंक्शंस वर्सेस सर्विसेज। बिल्कुल। क्या आप इसे समझाना चाहेंगी? हाँ, कार्य या फंक्शंस का मतलब है प्रकृति के काम करने का अपना तरीका। जैसे पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं या जड़ें मिट्टी को कटने से रोकती हैं, ये उनका फंक्शन है। सही। लेकिन सेवाएं या सर्विसेज वो हैं जो सीधे तौर पर हमें लाभ देती हैं। जब हम सांस लेने के लिए साफ हवा पाते हैं या पीने का साफ पानी, तो वो प्रकृति से मिलने वाली सेवा है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि इंसान इस चक्र में कैसे बाधा डालता है। स्लाइड का संदर्भ देते हुए बताऊं तो उद्योग ऐसे अपशिष्ट या वेस्ट छोड़ते हैं जो स्वाभाविक रूप से विघटित या डिके नहीं हो सकते। जैसे प्लास्टिक या जहरीला रासायनिक कचरा। हाँ, इससे नदियां जहरीली हो जाती हैं और अपना जीवन समर्थन करने का गुण पूरी तरह खो देती हैं। प्रकृति खुद को तभी तक ठीक कर सकती है जब तक हम उसे ऐसा करने का मौका और समय दें। जहरीला कचरा उस समय और क्षमता दोनों को छीन लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नवीकरणीय संसाधन हमेशा के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। नवीकरणीयता की अपनी सीमाएं होती हैं, जिन्हें लिमिट्स ऑफ रिन्यूएबिलिटी कहा गया है। परम शर्त यह है कि प्राकृतिक पुनर्स्थापन की लय भंग नहीं होनी चाहिए। इसका कोई उदाहरण? पीडीएफ में दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला, यदि जंगल के बढ़ने की तुलना से अधिक तेजी से लकड़ी काटी जाए तो जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और दूसरा उदाहरण शायद वो ग्लेशियर वाला था। हाँ, बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स उस गति से पिघल रहे हैं जिस गति से बर्फबारी उन्हें दोबारा नहीं बना सकती। और स्रोत में एक केस स्टडी भी थी, भूजल संकट या ग्राउंड वाटर डेफिसिट पर। बिल्कुल। कृषि और शहरी उपयोग के लिए हम जमीन से इतनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं कि उसके प्राकृतिक रूप से दोबारा भरने की दर यानी रिप्लेनिशमेंट रेट बहुत पीछे छूट गई है। इससे शहर जल्द ही भूजल से पूरी तरह वंचित हो सकते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मैं इसे एक बैंक अकाउंट की तरह देखती हूँ। अच्छा, कैसे? अगर आप अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे रोज निकालते रहेंगे, यहाँ सैलरी का मतलब है बारिश या रिचार्ज और पैसे का मतलब है पानी या लकड़ी, तो एक दिन वो अकाउंट खाली होना तय है, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट यानी नवीकरणीय संसाधन ही क्यों ना हो। बहुत ही सटीक तुलना है। और जो चीजें नवीकरणीय है ही नहीं, जैसे सीमित खजाना या द फाइनाइट ट्रेजर्स, उनकी स्थिति तो और भी चिंताजनक है। जैसे आपने शुरुआत में कोयले का जिक्र किया था। हाँ, भारत का कोयला भंडार वर्तमान निष्कर्षण दर पर केवल अगले 50 वर्षों तक ही चलने का अनुमान है। इसलिए जब तक सौर ऊर्जा जैसे स्थायी विकल्प पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो जाते, हमें जीवाश्म ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा। लेकिन संसाधनों की कमी के साथ साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ी है, इनका वैश्विक वितरण और राजनीति। बिल्कुल, संसाधन राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानते हैं। हाँ, यही असमान वितरण व्यापार को आकार देता है और बड़े संघर्षों को जन्म देता है। पीडीएफ में इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है,
कावेरी नदी जल विवाद। सही कहा। इस विवाद में शांति बनाए रखने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच जटिल और लंबी बातचीत की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास भी है, जिसे स्लाइड में संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सुनने वालों को शायद लगे कि जिस जगह सबसे ज्यादा प्राकृतिक खजाना है वो जगह सबसे अमीर होनी चाहिए, लेकिन ये पैराडॉक्स बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र अक्सर गरीबी और धीमी आर्थिक वृद्धि से पीड़ित होते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे देश मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के बिना ही कच्चे माल का निर्यात कर देते हैं। ओह, मतलब कच्चा माल सस्ते में बेच देते हैं। हाँ, और जो देश उसे खरीद कर तकनीक से प्रोसेस करता है, असली मुनाफा वो कमाता है। तो इस अभिशाप से बचने का क्या समाधान है? समाधान है मानव ज्ञान, रणनीतिक योजना और प्रौद्योगिकी व कौशल में निवेश करना। असली खजाना जमीन के नीचे नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में है, जो उस कच्चे माल को मूल्यवान बनाता है। तो अब तक हमने समस्याएं देखी, लेकिन समाधान हमारी जड़ों और भविष्य की अर्थव्यवस्था के मॉडल में भी छिपा है ना? बिल्कुल। कई स्वदेशी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान में प्रकृति केवल दोहन करने का संसाधन नहीं है, बल्कि एक पवित्र पालनकर्ता है। पीडीएफ में इसका बहुत सुंदर जिक्र है, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना या आंगन में तुलसी की पूजा करना। हाँ। ये केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आभार, संतुलन और पारिस्थितिकीय संरक्षण की गहराई से जुड़ी मानसिकता को दर्शाते हैं। और ये केवल कोई दार्शनिक बात नहीं है, इसके बहुत ही ठोस परिणाम हैं। पीडीएफ से मैं सिक्किम की एक सफलता की कहानी साझा करना चाहूंगा। ओह, वो पेमा वाली कहानी। बिल्कुल। पेमा एक किसान है। रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल के कारण उनकी फसलें खराब हो रही थीं, मिट्टी बंजर हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पारंपरिक तरीकों की ओर वापसी की। उन्होंने रासायनिक खाद छोड़कर कंपोस्ट और नीम लहसुन के प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि 2016 में सिक्किम 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य बन गया। वहां की जैव विविधता वापस लौटी और किसानों की आय में 20% की वृद्धि हुई। ओह वाओ, 20%। हाँ, यही वो पुनर्योजी अर्थव्यवस्था या रीजेनरेटिव इकोनॉमी है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा जो प्रकृति के साथ तालमेल में काम करे, अपशिष्ट को कम करे और क्षीण हुए संसाधनों को फिर से भरे। और मुझे लगता है कि ये सब भगवद गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। लोक संग्रह, इसका क्या अर्थ है? लोक संग्रह का मतलब है अपनी व्यक्तिगत और स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए काम करना। बहुत ही खूबसूरत विचार है। हाँ, इससे ये साबित होता है कि आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन ज्ञान आपस में नहीं टकराते, बल्कि लोक संग्रह और पुनर्योजी अर्थव्यवस्था असल में एक सी सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी इस बात से। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हैं। आज हमने पीडीएफ स्लाइड्स के जरिए देखा कि कैसे प्रकृति एक संसाधन बनती है, जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रायड कहा। तकनीक, अर्थशास्त्र और संस्कृति का मिलन। बिल्कुल। फिर हमने संसाधनों का वर्गीकरण समझा। हमने देखा कि प्रकृति का अपना जीरो वेस्ट रिसाइकलिंग इंजन कैसे काम करता है और कैसे हमने ग्लेशियर और भूजल जैसी नवीकरणीय चीजों को भी खतरे में डाल दिया है। और हाँ, हमने संसाधन अभिशाप का अर्थ समझा और अंत में सिक्किम और लोक संग्रह की सीख पर बात की, जो हमें एक पुनर्योजी अर्थव्यवस्था की राह दिखाती है। सही कहा। तो चर्चा का अंत हम एक गहरे सवाल के साथ करना चाहेंगे। सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि अगर हमारी वर्तमान आर्थिक प्रणाली लगातार और अनंत विकास यानी इन्फिनिट ग्रोथ पर टिकी है, जो कि आज का सच है, हाँ, लेकिन हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसके संसाधन पूरी तरह से सीमित हैं, तो क्या हमें भविष्य के लिए अपनी सफलता और अमीरी की पूरी परिभाषा को ही फिर से नहीं लिख देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें स्रोतों से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों, इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।